नमस्कार, आदाब। आप फर्स्ट ड्राफ्ट के इलेक्शन स्पेशल सीरीज़ का आज सेकंड एपिसोड देख रहे हैं। कल हमने आपके साथ एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया था कि इस सीरीज़ में आपको क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं देखने के लिए, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज से लगभग 9 महीने पहले 19 जून की बात है 2018 की, कि अचानक से लगभग कोई 1:45 के करीब दोपहर में टेलीविज़न के ऊपर एक लाइव ब्रॉडकास्ट आना शुरू हो गया। राम माधव जी, जो उस वक्त के बड़े बीजेपी के पावरफुल लीडर थे, जब मैं कहता हूं कि उस वक्त के पावरफुल लीडर थे, उसका मतलब कि मुझे संदेह है कि आज शायद वो उतने पावरफुल नहीं है, लेकिन इसके बारे में किसी फिर दिन बात करेंगे हम। साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई और उनके दाएं बाएं जम्मू कश्मीर के बीजेपी के लीडर्स बैठे हुए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स वगैरह वो सारे बैठे हुए थे। उन्होंने अनाउंस किया कि वी आर पुलिंग आउट आवर सपोर्ट फ्रॉम द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट से हम अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं। और उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि बैलेंस डेवलपमेंट जो है ख़ास करके जम्मू की और लद्दाख की वो नहीं हो पा रही थी, इस वजह से हमने विड्रॉ किया है, और गवर्नेंस के बाकी इश्यूज थे जिसकी वजह से हमें ये विड्रॉ करना पड़ा। बात ख़त्म हो गई। उस दिन महबूबा क्या कर रही थी, उनकी तवक्कात किस किस्म की थी, उससे 8-9 दिन पहले होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह आए थे। वो बहुत बड़े बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे अनाउंसमेंट्स वगैरह करके गए थे। जब राजनाथ सिंह को इस बात का पता चला, या उनको पहले पता था या नहीं था, या जब इस अनाउंसमेंट का पता चला, उन्होंने क्या सोचा होगा, ये एक अलग बहस का सारा मुद्दा है। बात चलती गई और असेंबली को महबूबा मुफ्ती को उसी वक्त रिज़ाइन कर देना पड़ा। हालांकि उनके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, वो रिज़ाइन शायद ना करती। अब उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि अगर वो सेक्शन 92 के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती थी और असेंबली को डिसॉल्व करवाया जा सकता था, बजाय इसके कि वो रिज़ाइन कर देती। महबूबा के रिज़ाइन करने के बाद और असेंबली क्योंकि डिसॉल्व नहीं हुई थी, तो एक पॉसिबिलिटी रहती थी कि कोई दूसरी गवर्नमेंट, उन्हीं की गवर्नमेंट या किसी और की गवर्नमेंट, एक दूसरी गवर्नमेंट बहुत जल्दी वापस आ सकती है। तो लिहाजा गवर्नर थे उस वक्त के एन वोरा, उन्होंने असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रख दिया। सस्पेंडेड एनिमेशन इज एन इंडिकेशन दैट ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिवाइवल ऑफ ए गवर्नमेंट स्टिल एग्जिस्ट्स, और वो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जाएगी। हालांकि उन्होंने उसी वक्त असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखने से पहले और गवर्नर रूल को इम्पोज करने की प्रोक्लेमेशन इशू करने से पहले उन्होंने सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ये मशवरा कर लिया था कि क्या आप ख्वाहिश रखते हैं गवर्नमेंट बनाने की, तो सब ने कह दिया था कि नहीं। तो उस सूरत में मेरे ख्याल से गवर्नर की अपनी डिस्क्रिशन है, वो ये कह भी सकते थे कि सिंस नो पार्टी इज विलिंग टू फॉर्म गवर्नमेंट, सो आई थिंक इट इज़ अप्रोप्रिएट टू डिसॉल्व द असेंबली एंड गो फॉर फ्रेश इलेक्शंस, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद दूसरे गवर्नर भी तब्दील हो गए। नवंबर के महीने में 19-20 नवंबर की बात है, अब एग्जैक्ट डेट आप देख लीजिएगा, एक अचानक से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गई कि मुजफ्फर बेग साहब, वो कभी भी कुछ भी क्या बात कर जाते हैं, उनकी कोई समझ नहीं आती है। उन्होंने एक बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि अगर सजाद लोन कोई थर्ड ऑल्टरनेटिव लेकर आते हैं, कोई थर्ड फ्रंट वो बनाते हैं, तो वो उनकी मदद करेंगे, और उनके वो सजाद लोन के वालिद के साथ उनके ताल्लुकात और वगैरह वगैरह, उसके बारे में बड़ी बात उन्होंने करनी शुरू कर दी। मुजफ्फर बेग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लगा कि शायद कुछ लोग पीडीपी के अंदर तैयार थे सजाद लोन को ज्वाइन करने के लिए। अब मुजफ्फर बेग ने ये बोल दिया है तो उनका भी जो खौफ है वो ख़त्म हो जाएगा, वो झिझक है वो ख़त्म हो जाएगी, और दूसरे दिन शायद कोई दूसरी गवर्नमेंट यहाँ पे बनने वाली है। तो दूसरा दिन बहुत गहमा गहमी का दिन रहा। अब वो क्योंकि मुझे याद है कि जब शेख अब्दुल्ला वापस आए थे इंदिरा शेख अकॉर्ड के बाद, तो उनकी ओथ जम्मू में हुई थी, और पहले भी जब इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन के हेड वो बने थे तब भी ओथ जम्मू हुई थी, बतौर प्राइम मिनिस्टर भी पहली ओथ जम्मू हुई थी। लेकिन इन्होंने एक ऐसा कश्मीर सेंट्रिक लेकर एक अननेसेसरी, जिसका कोई मतलब नहीं था, सजाद लोन और महबूबा मुफ्ती श्रीनगर बैठ गए। सेंटर ऑफ पावर जम्मू में है, दरबार जम्मू में है, राजभवन जम्मू में है, सेक्रेटरीट जम्मू में है। तो वहाँ से सजाद लोन व्हाट्सएप के ऊपर गवर्नर को भेज रहे हैं, अपना स्टेक क्लेम कर रहे हैं कि मेरे साथ बीजेपी के इतने लोग हैं, 26 लोग, और 2 मेरे अपने लोग हैं, और बाकी कुछ 15-18 मेरे साथ और लोग हैं जिनको साथ लेकर मैं गवर्नमेंट बनाना चाहता हूं। इसके जवाब में पीडीपी ने भी एक स्टेक क्लेम कर दिया, और पीडीपी वाले क्लेम करते हैं कि उन्होंने पहले स्टेक दे दिया वहां पे, और उन्होंने कहा कि जी ये हम
हम भी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की तावन हमारे साथ हासिल है, हम भी बनाएंगे गवर्नमेंट। और पीडीपी ने अपना क्लेम ट्विटर के ऊपर भेजा, क्योंकि गवर्नर साहब के राजभवन की फैक्स मशीन ठीक नहीं चल रही थी, ये गवर्नमेंट बन रही थी। आप संजीदगी देखिए, हमारी सियासी लीडरशिप की संजीदगी देखिए कि राजभवन यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे, और ये श्रीनगर में बैठे हुए हैं। तो एक सज्जन वहाँ से व्हाट्सएप के ऊपर गवर्नमेंट बनाने का स्टेक क्लेम कर रहे हैं, और दूसरी मोहतरमा ट्विटर के ऊपर कहती हैं कि हमने गवर्नमेंट बनानी है। 2 घंटे के बाद गवर्नर ने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, और फिर अगले महीने यानी दिसंबर की 20 तारीख को जब 6 महीने की मियाद पूरी हुई गवर्नर्स रूल की, तो प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे इम्पोज हो गया। तो आज हमारी स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, बीजेपी की गवर्नमेंट के अंडर हमारा यहाँ का निज़ाम है सारा। और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसके मुताबिक ये है कि आउटर लिमिट इलेक्शन करवाने की जब प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज हो जाता है, दैट शुड बी विद इन 6 मंथ, यानी 19 मई से पहले पहले यहाँ पे इलेक्शंस हो जाने चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन के लोग आए यहाँ पे, फुल इलेक्शन कमीशन जब तशरीफ़ लाए यहाँ पे, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मिले उनके साथ, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी मिले। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ज़ाहिर तौर पे उन्होंने ये कहा कि हम जल्द इंतखाबात चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस के साथ ही इंतखाबात हो जाएं। बीजेपी ने भी इस किस्म की स्टेटमेंट दी, लेकिन फिर बाद में जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, क्योंकि आजकल ये इस किस्म का हो गया है कि आप इलेक्शन कमीशन की अगर तरदीद करें तो आप तब भी एंटी नेशनल हैं, आप सीबीआई का क्रिटिसिज्म करें आप तब भी एंटी नेशनल हैं, आप किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन एनआईए है और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, सीएजी है, अगर आप इनका क्रिटिसिज्म करें तो ये माना नहीं जाता, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन इलेक्शन कमीशन का एक जो तरीकाकार होता है ऑपरेट करने का, वो एक कोर्ट की तरह होता है, आला अदलिया की तरह होता है, कि उनके सामने जितने एविडेंसेस सामने उनके जितनी चीज़ें रखी जाती हैं, वो उसी के बेसिस के ऊपर अपना फैसला लेते हैं। उनके पास कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं होती है कि वो जगह जगह जाकर मालूम करें कि इलेक्शन के लिए हालात साजगार हैं या नहीं है। तो लिहाजा रियासती गवर्नमेंट ने और सेंटर ने भी ये इस किस्म की रिपोर्ट, राय और तजवीज़ दी इलेक्शन कमीशन को कि आप असेंबली इलेक्शन इस वक्त हम करवाने की तैयारी में, उस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन की सिर्फ 6 सीट्स हैं, और 6 सीट्स के ऊपर लिमिटेड लोग होंगे इलेक्शन लड़ने वाले, 60 होंगे, 80 होंगे या 100 होंगे, और असेंबली की 87 सीट्स हैं, और उसके ऊपर जो एक एक सीट के ऊपर 20-20, 25-25 लोग भी आ जाते हैं, तो 1,500-2,500 हज़ार के करीब लोग होंगे जिनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और बड़े माइक्रो लेवल के ऊपर जाकर काम करना पड़ेगा। ऐसी शायद उन्होंने रिपोर्ट दी, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया कि अभी हम लोकसभा के इलेक्शन करवा लेते हैं, लेकिन असेंबली के इलेक्शन हम बाद में करवाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल जब असेंबली वगैरह सब ये सस्पेंडेड थी, तो यहाँ पे गवर्नर साहब ने म्यूनसिपल इलेक्शंस करवाए और पंचायत के इलेक्शन करवाए। मेरे ख्याल से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये म्यूनसिपल इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन एक ज़्यादा पेचीदा मामला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे लेवल के ऊपर, पंचायत में छोटे लेवल के ऊपर, गांव में हज़ारों की तादाद में ये 35-36 हज़ार तो सरपंच वगैरह जो है, ये सरपंच जो सारे हैं ये इलेक्ट होते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन की होगी। वो अलग बात है कि साउथ कश्मीर में ख़ास करके और कश्मीर के बाकी हिस्सों में उतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं थी, लेकिन हम पहले से ये प्रिज्यूम करके थोड़ा चल सकते हैं कि इतनी पार्टिसिपेशन नहीं है। वो इलेक्शन बड़े बेहतरीन तरीके के साथ हो गए, उसमें कोई वायलेंस नहीं हुआ, उसमें कोई थ्रेटनिंग पोस्टर तक कहीं पे कोई नहीं लगा। इतना हो गया कि गवर्नर साहब ने उसको शायद कोई 50-60 बार अपने जो बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं उनमें दोहराया होगा, और एक वो ख़ास बात जो कहते हैं वो सबकी ज़ुबान पे अब वो बिल्कुल पकी हुई है। वो कहते हैं कि एक चिड़िया तक जो है वो नहीं मरी इन इलेक्शंस के दौरान, इतने पीसफुल इलेक्शन हो गए। अभी 4 महीने पहले एक ऐसे इलेक्शन हो गए कि जिसमें चिड़िया तक नहीं मरी, और 2 महीने के अंदर, 3 महीने, दिसंबर में तो ये इलेक्शन का प्रोसेस सारा कंप्लीट हुआ है, 3 महीने के अंदर ऐसे कौन से मेजर सिक्योरिटी वी अंडरस्टैंड कि पुलवामा जैसा बहुत बड़ा कार्नेज जो है अनफॉर्चुनेट वो हुआ, लेकिन ये जो टेररिज्म के इतने बड़े इंसिडेंट्स होते हैं, इनकी एक नौइयत इस किस्म की होती है कि ये वो लंबा चेन रिएक्शन जो साइक्लिक वायलेंस है वो ये उस तरह से नहीं होते हैं। दिस हैपन्स एंड देन गॉड फॉरबिड्स के दूसरा बड़ा इस किस्म का इंसिडेंट कब हो जाएगा, ये तो उस तरह के होते हैं। तो लिहाजा अब एक अनसर्टेनिटी है कि असेंबली इलेक्शंस कब होंगे।
ये इतना कोई ब्लैक एंड वाइट सारी चीज़, ये ओपन एंड शट केस नहीं है कि ये बिल्कुल सिक्योरिटी के इंतजाम, सिक्योरिटी की सिचुएशन इस किस्म थी कि थी जिसके चलते हुए इस किस्म का ये फैसला लेना पड़ा. Understandably, there is a wider politics behind that. So when I say there is a wider politics behind that, मेरा ये मतलब कतई नहीं है कि इलेक्शन कमीशन भी उस वाइडर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने रिपोर्ट्स तो गवर्नमेंट ही रखती हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. मेरे ख्याल से जो सेंटर में, मरकज़ में जिस किस्म की एक सोच है, ख़ास करके कश्मीर के, लद्दाख में और जम्मू में तो बस जो भी फैसला होता है उस पर ताली बजाने के लिए सब लोग बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, ये फैसला बहुत अच्छा है. आप म्यूनसिपल इलेक्शन करवा रहे हैं, बहुत बेहतरीन, नेशनल इंटरेस्ट में. आप पंचायत इलेक्शन करवा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, ये भी नेशनल इंटरेस्ट में है. आपने लोकसभा करवाया, बहुत बेहतरीन. आप असेंबली नहीं करवा रहे हैं, हाँ जी, ये भी नेशनल इंटरेस्ट में है. इसमें हम कोई किसी किस्म का सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि जब कश्मीर में किसी चीज़ के लिए क्रिटिसिज्म हो तो एक जनरल टेंडेंसी है हमारे जम्मू में और लद्दाख में कि चलिए हम इसके बरक्स, इसके दूसरी तरफ हम चल पड़ते हैं. सो व्हाट इट लुक्स लाइक कि सोच क्या है, एक सियासी इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है कि इलेक्शंस यहाँ पे पहले तो गवर्नमेंट गिरा दी, उसके बाद असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में, और उसके बाद इलेक्शंस की कोई तारीख नहीं है. जम्मू और लद्दाख में ये बात तो है कि मरकज़ से जो भी फैसला हो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन ये भी एक फरागदिली का सबूत है कि मरकज़ से जितने भी फैसले हो रहे हैं, जितने भी बड़े छोटे जितने भी फैसले हो रहे हैं, पंचायत का इलेक्शन करवाना, म्यूनसिपल का करवाना, गवर्नमेंट को उससे पहले गिराना, असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखना, फिर डिसॉल्व करना, और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन करवा लेना लेकिन असेंबली इलेक्शन ना करवाना, ये सारी चीज़ें डील करती हैं कश्मीर की वाइडर पॉलिटिक्स के साथ. ये उसको मद्देनज़र रखते हुए कि हमें कश्मीर में इस वक्त किस किस्म का माहौल सूट करता है. जो भी अप्रोचेस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ, पॉलिटिकल अप्रोच तो इस वक्त कोई चल नहीं रही है वहाँ पे, सिक्योरिटी के एतबार से जो भी अप्रोचेस वहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, उसके लिए साजगार चीज़, उसके लिए बेहतर चीज़ क्या है, उसके मद्देनज़र ये सारे फैसले होते हैं. अगर आप इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर ये कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फैसले होते हैं, तो व्हाट इज़ इट दैट सूट सेंटर एट दिस पॉइंट इन टाइम. एक मिसाल है, जमात इस्लामी के ऊपर पिछले दिनों बैन लगा दिया गया और पीडीपी उसके सपोर्ट में है, उसके बारे में हम बोलेंगे. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक पब्लिक स्टैंड लिया हुआ है. जमात इस्लामी कल तक बड़े बखूबी ऑपरेट करती थी यहाँ पे और 40-50 साल से ज़्यादा वक्त से ऑपरेट कर रही है. एक बार बैन इन पे पहले भी लग चुका हुआ है, अब दोबारा लग गया. लेकिन हाइपोथेटिकली ये इमेजिन कीजिए कि अगर उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट होती, या महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट होती, या इवन के गुलाम नबी आज़ाद की गवर्नमेंट होती, तो क्या जमात इस्लामी के ऊपर बैन लगाना मरकज़ के लिए पॉसिबल होता, या स्टेट की कोई गवर्नमेंट जो है वो बैन लगाती, या बाकी जिस किस्म के इकदाम वहाँ पे लिए जा रहे हैं वो ठीक हैं, इनडिस्क्रीट हैं, वो किस किस्म के हैं, वो एक अलग डिबेट है. लेकिन एक स्टेट में पॉलिटिकल गवर्नमेंट के होते हुए ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती थी. तो शायद सेंटर की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, दे हैव ए पर्टिकुलर अप्रोच फॉर कश्मीर के इस तरह से फ़िलहाल इसको डील करके देखते हैं. जितना यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर दूर रहेगी तो इतनी वो अप्रोचेस अप्लाई करने में ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी. ये कतई ये नहीं है कि हमें पूरी तरह से इस बात का कोई पता है कि अप्रोच है क्या है दिल्ली की और वो एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं, सिस्टम किस तरह से चल रहा है. लेकिन कम से कम ये चीज़ ज़रूर वाज़ह है कि असेंबली इलेक्शंस का होना और पॉलिटिकल गवर्नमेंट का इस वक्त बनना, लेजिस्लेचर का बनना, उस पॉलिसी को सूट नहीं कर रहा है. अभी कमीशन के कुछ जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने दोबारा दौरा लगाया यहाँ पे, ये देखने के लिए आए, पार्टीज़ के साथ दोबारा मिले कि ताज़ा तजवीज़ वो कमीशन को देंगे कि इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते. लेकिन मेरे ख्याल से जब तक नई गवर्नमेंट एक दिल्ली में बैठ नहीं जाती है, अगर तो यही गवर्नमेंट आती है, तो तब मेरे ख्याल से इलेक्शन फर्दर और भी डिले, मेरे ख्याल से मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि शायद इनडेफिनेटली भी डिले हो सकते हैं. लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी, अगर कोई दूसरा लीडर, कोई और गवर्नमेंट आती है, तो तब एक जाकर नई फ्रेश पॉलिसी, एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव वो लिया जाएगा. इन द मीनवाइल क्यों ना लोकसभा इलेक्शन में इतना तावन दिया जाए कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन हो जाए. आज आप जफर चौधरी के साथ मेरे साथ दूसरा एपिसोड देख रहे थे फर्स्ट ड्राफ्ट का. इलेक्शन स्पेशल सीरीज में एक और एपिसोड लेकर मैं जल्द हाजिर हो जाऊंगा. थैंक यू.